कभी कभी इंसान की जिज्ञासा और उसकी जिद उसे ऐसा नुकसान पहुंचा देती है जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होती। आज सीमा बहुत एक्साइटेड थी। आज पहली बार वो अपने पति शशांक के साथ उसके पुश्तैनी गांव जा रही थी। शशांक अक्सर अपने गांव की तारीफ करता तो सीमा का मन मचल उठता। सीमा एक न्यूज़ चैनल में एज अ रिपोर्टर काम करती थी। विवादों से जुड़ी जगहों पर जाकर वहाँ की रिपोर्टिंग करना उसका काम था। उसने कई जगहों पर फैली अफवाहों का भांडाफोड़ भी किया था। पिछले ही दिनों एक बड़े न्यूज़ चैनल से ऑफ़र आने पर सीमा ने वो ऑफ़र तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और नई जगह उसे एक हफ्ते बाद ज्वाइन करना था। सीमा ने अच्छा मौका पाकर शशांक से बात की तो शशांक भी थोड़ी नानुकुर के बाद तैयार हो गया। अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर शशांक सीमा के साथ आज अपने पुश्तैनी गांव की तरफ चल पड़ा था। आज पूरे 25 सालों के बाद गांव वापस जा रहा हूं। बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूं सीमा। जाने कितना बदला होगा गांव। वो गांव का पुराना स्कूल, वो हिंदी के मास्टर जी, वो पारो चाची जिनकी पानी से भरी मटकियां हम पत्थर मार के तोड़ देते और फिर भाग जाते थे, और वो हमारे पीछे छड़ी लेकर दौड़ती थी। और हमारे गांव के महन जी। बोलते बोलते शशांक जाने किस याद में खो गया। तभी सीमा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ शशांक। बहुत तारीफें सुनी है तुमसे, पर आज मैं सच में अपनी आंखों से देख पाऊंगी। अरे बहुत खूबसूरत है हमारा गांव। देखोगी तो जानोगी। बस अब पहुंच ही गए समझो। इतना कहकर शशांक ने गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर उतारी। थोड़ी देर बाद वो लोग गांव में पहुंच गए। गांव का स्वरूप ही बदल चुका था। हर तरफ पक्के मकान थे। सड़कें भी सीमेंट की बन चुकी थी। उनका स्कूल भी एक पक्की इमारत में तब्दील हो चुका था। शशांक ने एक बड़ी हवेली के सामने गाड़ी रोकी और बाहर उतरकर एक लंबी सांस खींचकर बोला, शुक्र है हवा की खुशबू नहीं बदली सीमा, वरना बाकी सब कुछ तो बदल ही चुका है। इतने में हवेली के अंदर से दो नौकर जल्दी जल्दी बाहर आए। बोला, अरे हरिया, जल्दी से ये सामान साहब के कमरे में पहुंचा दे और रुक्मी को बोल दे कि मेम साहब और साहब के लिए खाना तैयार कर दे। जा जल्दी जा। हरिया ने हामी भरी और सामान उठाकर तेजी से हवेली के अंदर चल दिया। वो तीनों भी पीछे पीछे चल दिया। कैसे हैं दीनू काका? बस आपकी कृपा है छोटे मालिक। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। दीनू काका ने कहा और वो कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने पर सीमा बोली, शशांक ये तो बहुत बड़ी हवेली है। हाँ सीमा, हमारी पुश्तैनी जमींदारी थी यहाँ। शशांक बोला। थोड़ी ही देर में दोनों नहा धोकर फ्रेश हो गए तो दीनू काका उनके लिए चाय नाश्ता ले आए। अरे काका, चाचा जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? वो तो छोटे मालिक महन जी के यहाँ गए हैं। आज सुबह महन जी पूरे हो गए हैं ना। क्या? कैसे? बस छोटे मालिक, उम्र पूरी हो गई थी। कल रात से बड़े मालिक वहीं पर हैं। मैं भी वहाँ गया था। आपको बहुत याद कर रहे थे। शायद कुछ कहना चाहते थे पर कह न सके। इतना कहकर दीनू काका कुछ पल के लिए चुप हुए और फिर बोले, और कुछ लाऊं आप लोगों के लिए? पर शशांक ने कुछ जवाब नहीं दिया। नहीं दीनू काका, बस 2 कप स्ट्रॉन्ग से कॉफ़ी भेज दीजिए। शशांक को चुप देखकर सीमा बोली तो दीनू काका हामी भर ट्रे हाथ में उठाकर कमरे से बाहर चले गए। चलो शशांक, छत पे चलते हैं, वहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखाई देगा। सीमा बोली और वो दोनों छत पर आ गए। चारों तरफ खुला आसमान, दूर दूर तक हरियाली और उनके बीच में बसी आबादियाँ साफ दिखाई दे रही थी। वो सामने जंगल के छोर पे जो घेरा सा बना है, वो कौन सी जगह है शशांक? इससे पहले कि शशांक कुछ भी जवाब देता, दीनू काका जो वहाँ कॉफ़ी लेकर आ गए थे वो बोले, वहाँ छलिया का प्रकोप है मालकिन। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। छलिया रूप बदल कर लोगों को भरमा कर वहाँ ले जाता
और उनको मारकर खा जाता था। तब महंत जी ने मंत्रों से वो जगह बांध दी थी और वहाँ बोर्ड भी लगा दिया ताकि गलती से भी कोई वहाँ जाकर अपनी जान न गवा बैठे। ये बात सुनकर सीमा को हंसी आ गई तो शशांक बोला, छलिया एक किस्म का शैतान होता है सीमा, जो रूप बदल लेता है। बहुत भयानक होता है। भगवान न करे कि किसी का भी सामना उससे हो। ये सुनकर सीमा अपनी हंसी को दबाती हुई शशांक से बोली, क्या शशांक, तुम जानते हो ना, मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे कितनी जगहों का भांडाफोड़ किया है। नहीं सीमा, ये अंधविश्वास नहीं है। वहाँ एक ऐसी भयानक सच्चाई है जिससे कोई भी रूबरू नहीं होना चाहेगा। शशांक ने जंगल में बने घेरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में छुपी गंभीरता को महसूस कर सीमा ने भी आगे बहस करना सही नहीं समझा। शाम को सीमा को शशांक ने गांव घुमाया और अपने बचपन के दोस्तों से सीमा को मिलाया। सभी उन दोनों से मिलकर बहुत खुश हुए। आज शशांक के चेहरे पर एक अनोखी खुशी और सुकून देखकर सीमा को बहुत अच्छा लग रहा था। गांव घूमते घूमते सीमा की नज़र बार बार उस कटीले तारों के घेरे और वहाँ लगे बोर्ड पर चली जाती। गांव में छलिया के नाम पर शायद षड्यंत्र चल रहा था। यदि वह इस अफवाह का राज खोल दे तो नए ऑफिस में पहले ही दिन उसका सिक्का जम जाएगा। सोचते सोचते सीमा ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस राज की तह तक ज़रूर जाएगी। जब वो हवेली वापस पहुँचे तो चाचा जी आ चुके थे। डिनर लग चुका था। डिनर पर चाचा जी से सीमा और शशांक की बात होने लगी। बेटा शशांक, महंत जी का तुमसे मिलने का बहुत मन था। उनके आखिरी वक्त पर मैं वहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि शशांक को गांव मत आने देना, अगर आए तो वापस भेज देना, यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहीं रहकर ये सब संभालो। मुझसे अब ये सब नहीं हो पाता है। बूढ़ा हो चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। मगर महंत जी की बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम तो जानते ही हो बेटा, चाचा जी ने कहा। रौबदार व्यक्तित्व के स्वामी थे चाचा जी। देखने में अपनी उम्र से 15 वर्ष कम के ही लगते थे। विवाहित थे पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। कई वर्षों पहले चाची का भी देहांत हो चुका था। जैसा आप कहें चाचा जी, कल सुबह ही मैं और सीमा वापस शहर चले जाएंगे। चाचा जी अब सीमा की तरफ देखते हुए बोले, बहू तुम पहली बार यहाँ आई हो और मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर मेरी बातों को अन्यथा मत लेना। शशांक हमारे खानदान का इकलौता चिराग है और मैं किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता। शशांक से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए, और महंत जी की बात को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सीमा कुछ भी नहीं बोली। कुछ देर और बातें करने के बाद सभी अपने कमरों में सोने चले गए। कमरे की खिड़की से सीमा उस जंगल के घेरे को देख रही थी। उसका मन अभी भी वहीं अटका था। तभी शशांक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सीमा, बाहर क्या देख रही हो? बाथरूम से बाहर निकलकर टॉवल से हाथ मुंह पोंछते हुए शशांक बोला, मैं सोच रही हूँ शशांक की आखिर क्या मिस्ट्री हो सकती है उस जंगल की। शशांक ने झट से आगे बढ़कर खिड़की बंद करते हुए कहा, मैंने कहा ना सीमा, उस मनहूस जगह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कल सुबह हमको वापस शहर के लिए निकलना है, सो अब हमें सो जाना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा शशांक कि तुम इतने अंधविश्वासी हो सकते हो। महंत जी की बातों को पता नहीं क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो तुम लोग। अरे मरते समय आदमी कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। चाचा जी ने एक बार बोला और तुमने बोरिया बिस्तरा बांध लिया वापस जाने के लिए। कुछ और बात भी तो हो सकती है। इतनी ज़मीन जायदाद है तुम्हारी यहाँ, अगर तुम गांव नहीं आओगे तो इन सब का क्या होगा?
तुम मानो या ना मानो, मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। सीमा के मन में चल रहे विचारों को भांप कर शशांक ने प्यार से सीमा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं समझ रहा हूँ सीमा कि तुम क्या सोच रही हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचा जी मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। उनकी और महन जी की बातों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। शशांक थोड़ा रुका और फिर बोला, और रही अंधविश्वास की बात, तो छलिया अंधविश्वास नहीं, सच है सीमा। कहते कहते शशांक जैसे यादों के भंवर में खो गया। 10 वर्ष का था मैं उस वक्त जब उस शैतान से मेरा सामना हुआ था। मैंने अपनी इन आँखों से उसे देखा है। ऐन वक्त पर चाचा जी और महन जी ने आकर मुझे बचाया था। मेरे गले में ये तावीज़ महन जी ने उसी वक्त बांधा था जो आज तक मेरे गले में है। सामने वाले जंगल की वो जगह भी तभी बांधी गई थी। वो जगह शापित है सीमा, शापित है। पर उस वक्त तुम सिर्फ 10 वर्ष के थे शशांक। हो सकता है तुम्हें धोखा दिया गया हो या तुम्हारे दिल में ये डर बिठाया गया हो। मैंने कहा न सीमा कि वो मेरा वहम नहीं था। छलिया एक भयानक सच है। माताजी पिताजी ने उसी दिन मुझे लेकर यह गांव छोड़ दिया और फिर ना कभी खुद आए ना मुझे आने दिया। अगर वो आज जिंदा होते तो हम दोनों को कभी भी यहाँ आने नहीं देते। सीमा कुछ बोलने को हुई मगर शशांक ने उसे तुरंत टोक दिया। बस अब मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। अब भगवान के लिए तुम भी सो जाओ, सुबह फिर वापस भी निकलना है। शशांक की आवाज़ में सख्ती और डर महसूस करके सीमा कुछ न बोली। उसने ठान लिया था कि आज ही रात को वो उस जगह का राज पता लगाएगी। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि शशांक गहरी नींद में सो गया है तो वो धीरे से उठी और उसने वो खिड़की खोली। जंगल के उस घेरे वाले हिस्से में उसे अजीब सी रोशनी नजर आई। ज़रूर शैतान की अफवाह फैलाकर यहाँ कुछ गैरकानूनी काम हो रहा है। ये सोचकर सीमा ने अपना कैमरा और टॉर्च धीरे से उठाया, एक नज़र सोते हुए शशांक पर डाली और चुपचाप हवेली से बिना किसी की नज़रों में आए निकल गई। थोड़ी देर में सीमा जंगल में लगे कटीले घेरे के पास पहुंच गई। सीमा ने देखा कि रोशनी घेरे के अंदर से ही कहीं से आ रही थी। बेआवाज़ कटीले घेरे के अंदर प्रवेश करके सीमा ने अपना कैमरा नाइट मोड पर सेट करके रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और दबे पांव रोशनी की ओर बढ़ने लगी। कुछ मीटर आगे जाने पर उसने देखा कि एक जगह ज़मीन के अंदर से आग निकल रही थी। तभी एक साया तेज़ी से आग के सामने से गुजरा। सीमा ने अपना कैमरा इधर उधर घुमाया और उसे कोई न दिखा तो इसे अपना भ्रम मानकर सीमा सावधानी से आगे बढ़ी और उस ज़मीन से निकलती आग को फिल्माने लगी। तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, सीमा। सीमा ने आवाज़ की दिशा में सर घुमाया तो वहाँ शशांक खड़ा था। शशांक, तुम तो मुझे मना कर रहे थे यहाँ आने के लिए। कहते कहते सीमा ने कैमरे को ऐसे एंगल पर सेट किया जहाँ से पूरे घेरे का व्यू कवर हो रहा था और फिर शशांक से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है शशांक कि तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। ये सुनकर शशांक मुस्कुराने लगा। तभी मैं कहूँ कि मेरा पति इतना अंधविश्वासी नहीं हो सकता। जो तुमने मुझे परेशान किया उसके लिए मैं तुम्हें क्या सज़ा दूँ। ये कहते कहते सीमा शशांक की ओर बढ़ी। हवेली में शशांक की आंख एकाएक खुली तो सीमा को वहां ना पाकर शशांक चौंक गया। खिड़की से जंगल की ओर देखा तो वहां धुंधली सी रोशनी में उसे 2 साए खड़े नजर आए। वो तुरंत समझ गया कि सीमा मना करने पर भी जंगल में चली गई है। आनन फानन में उसने टी-शर्ट डाली और तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ा। दीनू काका ने उसे भागते देखा तो आवाज लगाई, कहाँ जा रहे छोटे मालिक? पर शशांक रुका नहीं। दीनू काका तुरंत चाचा जी के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। इधर जंगल में सीमा ने शशांक से बात करते करते ध्यान दिया कि शशांक के गले में तावीज नहीं है। इससे पहले कि सीमा कुछ कह पाती एक चिरपरिचित आवाज उसके कानों से टकराई, दूर हट जाओ सीमा, उससे दूर हट जाओ।
वो मैं नहीं हूं, वो छलिया है। सीमा ने आवाज की दिशा में देखा तो शशांक उसी की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा चला आ रहा था, पर तब तक देर हो चुकी थी। सीमा के पास खड़े शशांक ने झट से सीमा की गर्दन पकड़ ली और उसका रूप बदलने लगा। सीमा फटी फटी आंखों से ये दृश्य देख रही थी। देखते ही देखते वो एक भयानक शैतान में तब्दील हो गया। उसका भयानक रूप देखकर सीमा के गले से घुटी घुटी चीख निकल गई। लगभग 8 फीट ऊंचा वो शैतान उसे देखकर घुर्रा रहा था। उसके नुकीले दांत सीमा को उधेड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी शशांक जोर से चिल्लाया, ठहरो ठहरो छलिया, छोड़ दो उसे जाने दो। शशांक की बात सुनकर छलिया घुर्राया और उसकी तरफ कुछ फेंका। शशांक ने झुककर उसके पैर के पास गिरी चीजें उठाई। वो एक पत्थर और एक गोली थी। उन्हें देखते ही 25 साल पुरानी घटना उसके जहन में ऐसे घूम गई मानो कल की ही बात हो। उस दिन भी और दिनों की तरह शशांक और उसके दोस्त शैतानियां कर जंगल में आ छुपे। अभी अगर वापस गए तो बहुत पिटाई होगी, ये वो लोग अच्छी तरह जानते थे। सो उन्होंने जंगल में ही शाम तक खेलने का तय किया और वह सब हाइड एंड सीक खेलने लगे। शशांक छुपा हुआ था कि तभी उसने अपने दोस्त अभय की आवाज सुनी। शशांक, आइस पाइस। ये सुनकर शशांक बुरी तरह चौंक पड़ा। वो तो यहाँ छुपा था, फिर ये अभय आखिर किससे बात कर रहा था? शशांक ने पेड़ के पीछे से झांक कर देखा तो सन्न रह गया। सामने उसका दोस्त अभय एक लड़के के साथ खड़ा था जो बिल्कुल शशांक जैसा दिख रहा था। तभी उस शशांक जैसे दिखने वाले लड़के ने अचानक अपना रूप बदलकर अभय को दबोच लिया और अपने लंबे नाखून उसके पेट में घुसा दिए। ये देखकर शशांक के मुंह से डर के मारे चीख भी ना निकली। वो वापस गांव की ओर दौड़ा और वहां से गांव वालों को साथ ले आया। जब तक सब लोग वहां पहुंचे, वो शैतान अभय को लगभग पूरा खा चुका था। अभय का एक हाथ अभी भी उसके हाथ में था, जिसे वो दरिंदगी से चबा रहा था। हड्डियां चटकने की भयानक आवाज़ वहां आ रही थी। ये देख शशांक ने वहीं पड़ा एक पत्थर फेंककर शैतान को मारा। शैतान घुर्राते हुए पलटा और शशांक पर झपटा। इतने सारे गांव वालों की उपस्थिति भी उसे डरा नहीं रही थी। तभी चाचा जी ने अपने हाथ में थामी हुई बंदूक से गोली उस शैतान पर चलाई, पर वो भी उसकी सख्त खाल में बस धंस कर रह गई। वो शैतान और जोर से घुर्राया, पर इससे पहले कि वो शशांक को नुकसान पहुंचाता, महंत जी के साथ शशांक के पिताजी वहां आ पहुंचे थे। महंत जी ने कुछ मंत्र पढ़कर एक नींबू शैतान पर फेंक के मारा और वो शैतान जमीन में समाने लगा। वो शैतान चिंघाड़ते घुर्राते हुए बोला, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, तुझसे जरूर लूंगा। उसकी उंगली का इशारा अपनी तरफ पाकर शशांक बुरी तरह से डर गया। महंत जी ने उसी वक्त उस जगह की घेराबंदी करवा दी और शशांक के गले में एक तावीज़ बांधा। फिर उसी दिन उसके पिताजी ने शशांक और उसकी माताजी को साथ लिया और गांव छोड़कर शहर आ गए, फिर कभी वापस न जाने के लिए। शशांक की सोच छलिया की आवाज़ से भंग हुई। तेरा ही इंतजार था मुझे। आज सुबह वो बुढ़ा मरा, तब मैं इस जमीन से बाहर निकल पाया, पर इस घेरे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं बहुत तड़पा हूं। मैं यहाँ 25 साल कैद होकर एक एक पल सदियों जैसा बीता है मेरा, और इस सब की वजह तू है, सिर्फ तू। आज मैं इसको तेरी आंखों
उसने सीमा को गर्दन से पकड़े हुए हवा में लटका दिया। उसके हाथ के नाखून सीमा की गर्दन में धंसने लगे थे, जिससे खून की एक पतली धार गर्दन से नीचे बह निकली। सीमा सांस लेने के लिए तड़पने लगी। उसका दम घुटने लगा था। शैतान ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया। उसके लंबे नुकीले नाखून जमीन से निकलने वाली आग में चमक उठे। इससे पहले कि वो सीमा के बदन में धंसते, शशांक जोर से चिल्लाया, नहीं, ठहरो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इससे नहीं। ऐसा कहते कहते शशांक कटीले बाड़े से अंदर कूदकर छलिया की तरफ आने लगा। अब उसके और छलिया के बीच की दूरी लगभग 10 फीट की थी। अब वो दोनों एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे। तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लो छलिया, लेकिन इसे छोड़ दो इसे। ये शैतान गुर्राया। उसने हवा में लटकी सीमा को जमीन पर उतारा और उसके गर्दन छोड़कर हाथ पकड़ लिया। अब सीमा जोर जोर से सांस लेकर अपनी उखड़ी सांसों को संभालने लगी। इधर शैतान ने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में एक अजीब सा चाकू आ गया। उसने वो शशांक की तरफ उछाला और बोला, उठाओ इसे और अपनी हथेली पर एक चीरा लगाओ। शशांक ने झुककर वो चाकू उठाया तो सीमा चिल्ला कर उसे मना करने लगी। उसे मत उठाओ। पर शशांक तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसने वो चाकू उठाकर अपनी हथेली पर चीरा लगाया तो गर्म खून उसकी हथेली से बह निकला और बहता हुआ शैतान के कदमों पर जाकर रुक गया। शैतान ने सीमा का हाथ छोड़ दिया तो सीमा दौड़कर शशांक के पास चली गई और उसे चिल्ला कर भागने के लिए कहने लगी। भागो यहाँ से। पर शशांक तो जैसे बहरा हो गया था। वो तावीज़ उतारो। शैतान ने शशांक के गले की तरफ इशारा करते हुए कहा तो शशांक ने अपना तावीज़ उतारकर सीमा के गले में पहना दिया। शैतान ने तुरंत झुककर शशांक के खून की लकीर को इस तरह उठा लिया जैसे वो खून न हो बल्कि लाल रंग का धागा हो, और धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगा। शशांक भी शैतान की ओर खींचने लगा। तब तक दीनू काका चाचा जी और गांव वालों को लेकर वहां आ गए थे। शैतान छलिया को देखते ही सबकी रूह फना हो गई। चाचा जी, सीमा को यहाँ से ले जाइए। जाओ सीमा, जाओ जाओ। शशांक की आवाज़ पूरी तरह से घुट चुकी थी क्योंकि शैतान छलिया उसे लेकर ज़मीन के अंदर समा गया था। वो आग भी ज़मीन के अंदर ही उनके साथ समा गई थी। रोती बिलखती सीमा को लेकर चाचा जी हवेली की तरफ चल दिए। एक गांव वाले ने वहां पड़े कैमरे को भी उठा लिया। बाद में जब कैमरा चेक किया गया तो उसमें सीमा और शशांक तो दिख रहे थे पर छलिया नहीं। सीमा लगातार रोई जा रही थी और सोच रही थी कि काश वो शशांक और चाचा जी की बात को गंभीरता से लेती तो आज शशांक जिंदा होता। सीमा अपनी जिद के कारण आज शशांक को हमेशा के लिए खो चुकी थी और ये टीस मरते दम तक उसके साथ ही रहनी थी।